हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग ठीक है आगे के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं क्लास 12th में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग, उसमें हम लोग आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है जीन चिकित्सा क्या होती है, आणविक निदान क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कैसे बनाया जाता है और बायोपायरेसी ठीक है क्या होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को क्या किया था, स्टडी कर लिया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और वो एग्जाम में आपके आने ही वाले हैं, कंपलसरी है ठीक है। तो जो भी पिछले लेक्चर में इसमें टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या एनिमल्स ठीक है, और ह्यूमन इंसुलिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपके आने ही वाले हैं ठीक है। तो आप लोग उसको प्रिपेयर कर लेंगे, याद कर लेंगे ठीक है। जिसको नहीं समझ में आए फिर से वो लेक्चर्स को क्या कर सकता है, देख सकता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीन चिकित्सा सबसे पहले ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जीन चिकित्सा में कैसे किया जाता है ठीक है। जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा को क्या कहा जाता है, जीन थेरेपी कहा जाता है, जीन थेरेपी ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जीन चिकित्सा क्या होती है ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई जीन क्या हो गया है, म्यूटेट हो गया है, अर्थात उसे क्या है, आनुवांशिक बीमारी है ठीक है। क्या है, आनुवांशिक बीमारी है, अर्थात उसके डीएनए में कोई गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से उसे कोई रोग हो गया हो ठीक है, आनुवांशिक विकार हो। तो ऐसे रोगों को ठीक किया जाता है जीन थेरेपी के द्वारा ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जीन चिकित्सा में जो भी म्यूटेटेड जीन है ठीक है, कौन से जीन, म्यूटेटेड मतलब खराब हो गया है जीन, म्यूटेटेड जीन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ठीक। म्यूटेटेड जीन को किस जीन के द्वारा, नॉर्मल जीन मतलब जो सही है जीन, नॉर्मल जीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ठीक है। क्या किया जाएगा, म्यूटेटेड जीन को नॉर्मल जीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अर्थात सीधी सी बात यह है कि मान लीजिए ये कोई कोशिका है और इस कोशिका में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये है डीएनए, और ये डीएनए क्या हो गया है, मान लीजिए खराब हो गया है, ये जीन खराब हो गया है, तो इसके जगह क्या किया जाएगा, जो नॉर्मल जीन है ये वाला जीन क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पे प्रवेश कर दिया जाएगा और इसको यहाँ से काट करके हटा दिया जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। इसको यहाँ से हटा देंगे, इस जीन को क्या करेंगे, जो जीन क्या है सही है इस जीन को यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीन थेरेपी कहलाती है, जीन चिकित्सा कहलाती है ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो जो भी जीन खराब हुआ है या म्यूटेटेड है उस जीन को हटा करके वहाँ पे एक अच्छा सा जीन जो काम करने वाला है, नॉर्मल है, उस जीन को वहाँ पे प्रवेश करा दिया जाएगा ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीन थेरेपी कहलाती है या जीन चिकित्सा कहलाती है फ्रेंड्स ठीक है। अब देखिए ये कैसे किया जाता है ठीक है, और ये किस तरह से इससे बीमारी को ठीक किया जाता है ठीक है। देखिए सबसे पहले जो जीन थेरेपी है, जो जीन चिकित्सा है, एक 4 वर्षीय लड़की में ठीक है, किसमें, 4 वर्ष की लड़की, 4 वर्ष की लड़की में ठीक है, किसकी, एडीए कमी को दूर करने के लिए किया गया, दूर करने के लिए, दूर करने के लिए किया गया था ठीक है, किया गया था ठीक है। और लगभग यह कब,
1990, ठीक है। 1990 में क्या किया गया, 4 वर्ष की लड़की में क्या हो गया था, एडीए डेफिशिएंसी हो गई थी, कि कमी हो गई थी। इसी कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया था, जीन चिकित्सा की गई थी इस 4 वर्ष की लड़की में, ठीक है। तो एडीए क्या होता है एडीए का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डी एमिनेज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डी एमिनेज। यह क्या है, एक एंजाइम है जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य करने के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यह किसके लिए आवश्यक है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाने के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक एंजाइम है, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक एंजाइम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस व्यक्ति में इस एंजाइम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है, उस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा या उसमें प्रतिरक्षा तंत्र नहीं रह पाता है, ठीक है। रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एडिनोसिन डी एमिनेज का जो जीन है वह म्यूटेट हो गया है, इसका जीन क्या हो गया है, म्यूटेट हो गया है, खराब हो गया है। तो यह एंजाइम नहीं बना पाएगा वह जीन, और जब यह एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, उसके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप नहीं होगा, जिसके कारण उसका शरीर क्या होगा, अनेक रोगों से क्या होगा, घिर जाएगा, ठीक है, और मृत्यु हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रतिरक्षा तंत्र नहीं होता है। अब इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, देखिए कैसे किया जाएगा। जो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं WBC वाइट ब्लड कार्प सेल्स। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो WBC की कोशिका है, ठीक है, WBC, इस कोशिका को, ठीक है, इस बच्ची की, ठीक है, बोन मैरो से निकाल लिया जाएगा। कहाँ से, इस बच्ची के बोन मैरो से क्या निकाला जाएगा, WBC की कोशिका को निकाल ली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब यहाँ पे WBC निकाला गया तो इसमें एक ADA का नॉर्मल जीन, कौन सा जीन, ADA जीन, ADA जीन, ठीक है, ये जीन है। इस जीन को क्या किया जाएगा, इसके अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा, इस कोशिका के अंदर, ठीक है। अब जीन प्रवेश कराने के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो आप लोगों को बता दिया गया है, प्लाज्मिड के थ्रू, रेट्रोवायरस के थ्रू, माइक्रो इंजेक्शंस के थ्रू, ठीक है, जो भी मेथड्स हैं। तो इस जीन को, ADA जीन को क्या किया गया, नॉर्मल जीन को इस कोशिका के अंदर WBC के अंदर प्रवेश करा दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो WBC है, इसको जो बच्ची है, बच्ची के कहाँ पे, बोन मैरो में, WBC बोन मैरो में रहता है ना, बोन मैरो में इसको कल्चर करने के बाद बोन मैरो में क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट करा दिया जाएगा या प्रवेश करा दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, बोन मैरो में, अर्थात अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, ठीक है, कहाँ पे, अस्थि मज्जा में प्रवेश करा दिया जाएगा, ठीक है। जब ये कोशिका अस्थि मज्जा में प्रवेश कर जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, अस्थि मज्जा के अंदर ये WBC कोशिकाएं अगर विभाजित होगी कुछ समय तक, तो मान लीजिए विभाजित होगी और क्या करेंगी, ठीक है, इस जीन के द्वारा एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बनाएंगी। क्या बनाएंगी, एडिनोसिन डी एमिनेज, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बहुत सारी कोशिकाएं प्रवेश कराई गई, ठीक है, बोन मैरो के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं प्रवेश करा दी गई। तो आप लोग जानते हैं WBC का क्या होता है, एक निश्चित जीवन काल होता है, और उस निश्चित जीवन काल के बाद क्या होगा, वो कोशिकाएं क्या होंगी, मृत हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में। तो प्रवेश तो करा दिया जाएगा बोन मैरो में कोशिका को, लेकिन होगा क्या कि कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के बाद ये जो WBC की कोशिकाएं बोन मैरो में प्रवेश कराई गई हैं, जो क्या बना रही थी, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बना रही थी, ठीक है, अर्थात उसमें प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप कर रही थी। कुछ समय के बाद ये कोशिकाएं क्या होंगी, मृत हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स ना।
तो जब कोशिकाएं मृत हो जाएंगी तो पुनः से क्या होगा, फिर दोबारा वही प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी। तो कुछ समय के लिए ही क्या हो पाएगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो पाएगा या इस एंजाइम का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समस्या ये रहती है कि जब हम क्या करते हैं, बोन मैरो में जो भी जीन है उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ समय के बाद कोशिका क्या होती है, मृत हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को, ठीक है, क्या करना है, पूर्ण रूप से ठीक करना है, तो इसका स्थानांतरण कहाँ पे करेंगे, जो भ्रूण की कोशिका है भ्रूण में जीन का ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, जीन का ट्रांसफ़र अगर हम भ्रूण में करते हैं तो क्या होगा, परमानेंट रूप से, कंप्लीटली अस्थायी रूप से क्या होगा, जो डिजीज है, जो रोग है उसका उपचार हो जाएगा। क्योंकि जब कोशिका का जीन भ्रूण में है, कहाँ पे है, भ्रूण में है, तो भ्रूण से वह क्या होगा, सभी कोशिकाओं में जाएगा शरीर के, और वो कोशिकाएं क्या होंगी, हमेशा निरंतर विभाजित होती रहेंगी और विकसित होती रहेंगी। ठीक है, तो भ्रूण में क्या करेंगे, जब हम या जाइगोट में डीएनए को या जीन को इंसर्ट कर देंगे तो इस भ्रूण से क्या होगा, बेबी का विकास होगा। ठीक है, और उस बेबी में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दो स्थान होते हैं, एक होता है अस्थिमज्जा और दूसरा होता है भ्रूण। दोनों स्थानों में आप किसी भी प्लेस पे क्या कर सकते हैं, जो कोशिका है या जीन है उसका स्थानांतरण, जीन का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जीन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जब भ्रूण में किया जाएगा तो परमानेंट इलाज हो जाएगा हमेशा के लिए, और जब अस्थिमज्जा में किया जाएगा तो कुछ समय के लिए ही क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। देखिए अगर जीन, जैसे कि आपको पता है कि जो माता पिता हैं उन माता पिता में क्या है, कोई जीन म्यूटेटेड है, क्या है, कोई जीन म्यूटेटेड है, अर्थात उनको हीमोफीलिया है या सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है फ्रेंड्स ना, कौन सा रोग है, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है, एक जीन म्यूटेट होता है। तो आप चाहेंगे कि उनकी जो संतान हो, उन माता पिता की जो संतान हो वह क्या हो, वह नॉर्मल हो, उसको कोई भी रोग ना हो। ठीक है फ्रेंड्स ना, तो जब आपको पता है कि पेरेंट्स, ठीक है, मदर और फादर दोनों के पास क्या है, जो जीन है वो क्या है, म्यूटेटेड है, खराब है। ठीक है, इसका जीन भी डैमेज है, इसका जीन भी डैमेज है, तो इससे जो बेबी आएगा, इन दोनों से जो बेबी आएगा, ठीक है, वो उसका भी जीन क्या होगा, म्यूटेटेड होगा, मीन्स उसको भी वह रोग होगा। ठीक है, तो हमें ये पता रहता है पहले से ही आनुवांशिक विकार के बारे में, डिजीज के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ से इन दोनों के द्वारा बेबी जो प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से स्पर्म और यहाँ से एग सेल को लेकर के, ठीक है, क्या बनाया जाएगा, जाइगोट बनाया जाएगा या एम्ब्रियो बनाया जाएगा। ठीक है, मेल से स्पर्म, फीमेल से एग लेकर के क्या किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, जाइगोट बनाया जाएगा या एम्ब्रियो बनाया जाएगा, और फिर उस एम्ब्रियो में क्या किया जाएगा या उस जाइगोट में क्या किया जाएगा, जो जीन की प्रॉब्लम है, कोई भी जीन है, मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया है या हीमोफीलिया का जीन है, ये म्यूटेटेड था, तो हीमोफीलिया के लिए जो जीन है या सिकल सेल एनीमिया के लिए जो जीन नॉर्मल जीन है, उस नॉर्मल जीन को क्या करेंगे, बेबी के जाइगोट में प्रवेश करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो जब ये जीन यहाँ पे बेबी के जो जाइगोट है, ठीक है, जो जाइगोट बना है जिससे बेबी बनने वाला है, या जो एम्ब्रियो है जिससे बेबी बनने वाला है, उसमें जब ये जीन प्रवेश करा देंगे तो उस बच्चे में ये जो जीन की प्रॉब्लम थी वो क्या होगी, सही हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके हर एक सेल में वो जीन है और वो सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहेंगी और क्या करेंगे, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती रहेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, जीन थेरेपी की जाती है या जीन चिकित्सा की जाती है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है जीन थेरेपी। ठीक है ना, जो भी खराब जीन होता है, म्यूटेटेड जीन होता है, उसको क्या करते हैं, नॉर्मल जीन से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का आणविक निदान। नेक्स्ट टॉपिक आणविक निदान। ठीक है, तो ये एक प्रयोग था
उपयोग था जीन चिकित्सा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आणविक निदान, इसको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहा जाता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब होता है पहचान करना। क्या करना? पहचान करना। क्या करना? पहचानना, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, मीन्स जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है। कौन सी टेक्निक? आरडीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे क्या किया जाता है? बहुत सारे रोगों का क्या किया जाता है? पहचान किया जाता है, ठीक है। क्या की जाती है? रोगों की पहचान की जाती है, टेस्ट किया जाता है, रोगों की पहचान की जाती है, रोगों की पहचान की जाती है, ठीक है। जो टेस्ट कराते हैं आप लोग लेबोरेटरी में सॉरी तो जो टेस्ट कराते हैं आप लोग लेबोरेटरी में, ठीक है, उसी तरह से क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रोगों की पहचान की जाती है कि आपको मलेरिया है या टाइफाइड है या डेंगू है, ठीक है। क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। देखिए ये जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, वह किस आधार पे होता है? तो जो भी रोगजनक है, रोगजनक मतलब रोगजनक किसको कहते हैं? पैथोजेंस को, जो रोग उत्पन्न करता है, पैथोजेंस, ठीक है। जैसे कोई जीवाणु हो सकता है या कोई विषाणु, ठीक है, या कोई और दूसरा भी जीव हो सकता है जो क्या करता है? रोग उत्पन्न करता हो। तो रोगजनक से जो भी प्रतिजन बनता है, क्या बनता है? प्रतिजन जो होता है, रोगजनक का प्रतिजन, इसको एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन। इस एंटीजन की पहचान की जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई जीवाणु है, ठीक है, तो इसका जो शरीर है, इसका जो कोशिका कला है, जो स्ट्रक्चर है, वह क्या कहलाएगा? किसी प्रतिजन की तरह काम करेगा। ये स्ट्रक्चर प्रतिजन होगा इसका, ठीक है। इसी को पहचानता है हमारा इम्यून सिस्टम। यही क्या करता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन को क्या करता है? प्रेरित करता है, ठीक है। तो या तो इस प्रतिजन को पहचाना जाएगा कि इस जीवाणु पे ये प्रतिजन है, या फिर इस प्रतिजन को नष्ट करने के लिए, इस प्रतिजन को नष्ट करने के लिए क्या बनता है? एंटीबॉडी, वाई शेप्ड का क्या होता है? एंटीबॉडी बनते हैं। तो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी बोला जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो प्रतिजन या किसका? प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी मीन्स एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रतिजन या प्रतिजन के विरुद्ध बनने वाले प्रतिरक्षी की पहचान की जाती है। क्या की जाती है? प्रतिजन या प्रतिरक्षी की पहचान की जाती है इसके द्वारा। प्रतिजन या प्रतिरक्षी की पहचान की जाती है, पहचान की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है,
ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी रोग कारक होते हैं, ठीक है, पैथोजेंस होते हैं, उनके प्रतिजन या फिर उनके प्रतिजन के विरुद्ध जो प्रतिरक्षी बनता है उनको नष्ट करने के लिए ये बन रहा है, इसको नष्ट करने के लिए। तो या तो इसको पहचाना जाएगा या इसको, ठीक है, दोनों में से किसी को भी पहचान करके क्या किया जाता है, रोग की पहचान की जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई जीवाणु है, कोई विशेष रोग उत्पन्न करता है, जैसे टीबी उत्पन्न करता है, तो इसको टेस्ट किया जाएगा कि ये प्रतिजन है कि नहीं, ये जीवाणु का बॉडी है कि नहीं। तो अगर ये जीवाणु है इसका मतलब आपको टीबी है। या फिर इस जीवाणु के लिए कौन सा प्रतिरक्षी बनता है, अगर ये प्रतिरक्षी बन रहा है इसका मतलब ये टीबी के जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ये प्रतिरक्षी बनते हैं। तो यह क्या है कि टीबी का प्रतिरक्षी है, तो अर्थात इसका मतलब आपको ट्यूबरकुलोसिस डिजीज या रोग हुआ है। ठीक है, तो आणविक निदान में क्या किया जाता है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी की पहचान की जाती है, जिसके आधार पर बताया जाता है कि यह रोग आपको हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज की एक बात कर लेते हैं, जैसे एलिशा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एलिशा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। ठीक है, इस टेस्ट के द्वारा, इस परीक्षण के द्वारा किसका, ठीक है, HIV वायरस का डिटेक्शन किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि एड्स की पहचान की जाती है, एड्स रोग का पता लगाया जाता है। ठीक है, HIV वायरस का पता लगाया जाता है या एड्स रोग का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो एलिशा के द्वारा, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट के द्वारा क्या किया जाता है, HIV वायरस का डिटेक्शन किया जाता है या पहचान की जाती है। ठीक है, इसके अलावा एलिशा का जो यूज है, जो भी वायरस से होने वाले डिजीज हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा या हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, पोलियो, इस प्रकार के रोगों की क्या की जा सकती है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के द्वारा क्या की जाती है, पहचान की जाती है या टेस्ट की जाती है। ठीक है, इसमें आपका बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस या टीबी भी, ठीक है, क्या किया जाएगा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के द्वारा, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। तो इस तरह से क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग आणविक निदान में या रोगों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एलिशा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि HIV का टेस्ट किस तकनीक के द्वारा होता है। तो एलिशा परीक्षण या एलिशा टेस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, HIV का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस थी, ये विधि थी किसकी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाने में। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के द्वारा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको रफ कर देते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और सभी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाने में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाने में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग होता है।
देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होता है। देखिए, ऐसे वैक्सीन्स जो किसके द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने वैक्सीन को क्या कहते हैं, या से जो वैक्सीन बनाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैक्सीन की खोज कैसे हुई या किसने किया था। तो सबसे पहले जो वैक्सीन की खोज है या वैक्सीन बनाने का टेक्निक है, ठीक है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस, वैक्सीनेशन किया था, वो किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन टेक्निक की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने किसके लिए, स्मॉल पॉक्स जो डिजीज होता है इसके अगेंस्ट क्या किया था, वैक्सीनेशन किया था। ठीक है, क्या किया था, वैक्सीनेशन किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो काऊ पॉक्स डिजीज होता है काउज में, ठीक है, उसके जो वायरसेस होते हैं वहाँ से फ्लूइड को निकाल करके जो ह्यूमंस के स्किन में क्या किया, वहाँ पे कट लगा करके प्रवेश करा दिया, जिससे क्या हुआ, ह्यूमन की बॉडी में क्या हो गया कि उस वायरस के विरुद्ध क्या हो गई, प्रतिरोधक क्षमता क्या हो गई, विकसित हो गई। और वह जो वायरस होता है स्मॉल पॉक्स के वायरस की संरचना में क्या होता है, समान होता था। ठीक है, जिसके अगेंस्ट क्या हुआ, जब स्मॉल पॉक्स का वायरस भी क्या करता है ह्यूमंस के बॉडी में, जिसमें क्या किया गया है, वैक्सीनेशन किया गया था, उनके बॉडी में क्या किया गया, जब इनका इन्फेक्शन होता है तो कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाता, उनका प्रतिरक्षा तंत्र स्मॉल पॉक्स वायरस को क्या करता है, नष्ट कर देता है, क्योंकि वह इसके प्रति पहले से ही क्या हो सकते हैं, वो पहले से ही इम्यूनाइज हो चुके होते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति पहले से ही इम्यूनाइज हो चुका होता है। क्योंकि एडवर्ड जेनर ने क्या किया, जो काउस पॉक्स का वायरस था उसको कहाँ पे इंसर्ट कर दिया था, स्किन के नीचे इंसर्ट कर दिया था, तो इसलिए जो उस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र है वह क्या हो गया था, विकसित हो गया था, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी और किसके अगेंस्ट भी, जो काउ पॉक्स का वायरस है उसके अगेंस्ट भी, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता था, सेम होता था। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन टेक्निक किसने विकसित की, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो वैक्सीन में एक्चुअली होता क्या है, आज के जो वैक्सीन होती हैं, जो वैक्सीन होती हैं, वैक्सीन में होता क्या है, इनएक्टिव पैथोजेंस होते हैं। क्या होते थे, इनएक्टिव पैथोजेंस होते थे। तो पहले जो वैक्सीन बनाए जाते थे, वैक्सीन, उसमें क्या होते थे, इनएक्टिव पैथोजेंस। जैसे मान लीजिए कि कोई जीवाणु से होने वाला रोग है, ये है एक जीवाणु, ठीक है, यह कोई रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, कोई रोग उत्पन्न करता है, तो उस रोग के अगेंस्ट वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, तो ये बहुत सारे हो गए जीवाणु, इन जीवाणुओं को क्या किया जाएगा, किल्ड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, किल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, चाहे हीट करके या भी किसी भी प्रोसेस से क्या किया गया, इनको किल्ड कर दिया गया। तो मैं यहाँ पर रेड कलर बना देता हूँ कि ये मृत हो गए, ये डेड हो गए। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या हो गया, डेड हो गया। तो जब ये क्या हो गया, डेड हो गए, तो ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। अब इनको क्या किया जाता था, अब इसी को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता था। क्या किया जाएगा, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो आपका बॉडी या इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसके स्ट्रक्चर को पहचान करके क्या करता है, उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षा डेवलप कर लेता है, उसके अगेंस्ट मेमोरी बना लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेमोरी सेल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। तो आपका बॉडी, आपका प्रतिरक्षा तंत्र इसके अगेंस्ट, ये जो संरचना है उसके अगेंस्ट क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। तो फिर अगर किसी जीवित जीवाणु का क्या होता है, यहाँ पे इसके बॉडी में संक्रमण होता है या इन्फेक्शन होता है, तो इसका बॉडी क्या करता है, तुरंत इसके लिए बनाता है एंटीबॉडी और इसको नष्ट कर देता है। क्या करता है, इसको नष्ट कर देता है। तो इस तरह से
आपको वह रोग नहीं हो पाता क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो पहले वैक्सीन इस तरह से बनाए जाते थे, लेकिन खतरा ये होता था ऐसे वैक्सीन बनाने में कि मान लीजिए कि आपने बैक्टीरिया को किल किया, लेकिन बाई चांस गलती से कोई एक जीवाणु यहाँ पे छूट गया या कोई एक वायरस यहाँ पे छूट गया, तो क्या होगा, जब इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को वह रोग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कभी कभी ऐसा होता था, जो पोलियो के डिजीज होते थे, पोलियो का वैक्सीन लगाया जाता था तो किसी बच्चे को क्या हो जाता था, पोलियो हो जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, रेयर केसेस में अभी कैसा इस तरह से चांसेस बन जाते थे कि बच्चे को पोलियो का वैक्सीन लगाया गया लेकिन उसको पोलियो हो गया, जबकि वो पहले हेल्दी था। तो क्या होता था, क्योंकि वहाँ पे कोई पोलियो का वायरस एक्टिव था, इसलिए उसको क्या हो गया, पोलियो हो गया। ठीक है, तो ये खतरा होता था। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो वैक्सीन्स होते हैं ये बहुत ही अधिक प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं, और इसके साथ साथ सुरक्षित भी होते हैं। क्या होते हैं, सुरक्षित, क्योंकि वहाँ पे डिजीज होने का या रोग होने का क्या होता है, खतरा नहीं होता। ठीक है, सुरक्षित होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पूरे स्ट्रक्चर को इंसर्ट नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, केवल किसी बॉडी पार्ट को ही, ठीक है, क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ये केवल थोड़ा सा बॉडी पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा, यह कोई रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका शरीर या बॉडी क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट क्या करेगा, इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वैक्सीन क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाता है कि बहुत सारे वायरसेस या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो भी डिजीज है, एक ही वैक्सीन में, ठीक है, एक ही वैक्सीन में क्या किया जाएगा, 2 या 3 डिजीज का क्या कर दिया जाएगा, अगेंस्ट वैक्सीनेशन की टेक्निक बना दी जाएगी। एक ही वैक्सीन क्या करेगा, कई 2 या 3 रोगों के लिए क्या करेगा, काम करेगा एक ही वैक्सीन लगाने पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए डीपीटी वैक्सीन, इसको ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो वैक्सीन है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, ठीक है, और टी फॉर टीटेनस, इन तीनों डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करा देता है। डिप्थीरिया में क्या होता है, जो भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया का क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। पर्ट्यूसिस भी इसी तरह से संबंधित है, जिसको हुपिंग कफ कहते हैं, खांसी वगैरह आती है पर्ट्यूसिस में। टिटनस में आप लोग जानते हैं कि जब टिटनस हो जाता है तो वुंड हीलिंग नहीं होती है, घाव बहुत बड़ा हो जाता है, जल्दी से ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो इन तीनों डिजीज के अगेंस्ट केवल एक ही वैक्सीन लगाने से वैक्सीनेशन हो जाती है, डीपीटी वैक्सीन, जिसको ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो ये वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये क्या किया जाता है, वैक्सीन बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या किया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस है, पोलियो है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, और सारे डिजीज के अगेंस्ट क्या किया जाता है, वैक्सीन बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे डीपीटी किसके लिए है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, और इसे ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक वैक्सीन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, बीसीजी। कौन सा वैक्सीन, बीसीजी। ये जो वैक्सीन है किसके अगेंस्ट, ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या किया जाता है, बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में आप टीबी कहते हैं, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। तो बीसीजी का टीका या वैक्सीन किसके लिए जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है। और डीपीटी, ठीक है, किसके क्या है, ट्रिपल वैक्सीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किस लिए किया जाता है, वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आइए देखते हैं बायोपायरेसी क्या है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी बायोपायरेसी क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने सीडी पायरेसी का नाम, पायरेसी शब्द सुना होगा शायद पहले कभी, ठीक है। तो बायोपायरेसी, पायरेसी का मतलब होता है किसी दूसरे की संपत्ति पे अपना अधिकार जमा लेना या किसी दूसरे के अधिकार को अपना अधिकार बताना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है? बायोपायरेसी। तो इसका मतलब क्या है? बायो का मतलब जैव से संबंधित है। तो किसी जैव संपदा, ठीक है, जैव संपदा पर जैव संपदा पर अपना अधिकार बताना या बनाना, ठीक है, अधिकार बताना या उनका शोषण करना या उनका शोषण करना, ठीक है। तो किसी दूसरे देश की, ठीक है, किसकी? किसी दूसरे देश की, ठीक है, जैव संपदा पर अपना अधिकार बनाना या क्या करना? उनका शोषण करना। शोषण करना या अधिकार बनाना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी दूसरे देश की संपदा है कोई, ठीक है, कोई पौधा है या कोई जंतु है। मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कोई जंतु है, कंगारू है, जैसे वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम कहें कि नहीं, ये इंडियन है, ये इंडिया का कंगारू है, ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन है इसकी, ठीक है, इस पे इंडिया का अधिकार है, ठीक है। तो यह क्या होगा? एक तरह से बायोपायरेसी है, अर्थात गलत है, ठीक है। ये क्या है? गलत है। जैसे किसी की बाइक है, ठीक है, या किसी का मोबाइल है, ठीक है, और आप कहें कि नहीं ये हमारा, आपने उसको चुरा लिया, आपने मोबाइल को चुरा लिया और आप कहने लगे कि नहीं ये मोबाइल क्या है? मेरा मोबाइल है, जबकि वो मोबाइल क्या है? किसी दूसरे का है, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने गलत रूप से, और जबकि आपका उस पर अधिकार नहीं है, आप अपना अधिकार बना रहे हैं, ठीक है। आप क्या करें? अपना अधिकार बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या है? बायोपायरेसी होता है, उसी तरह से क्या होता है? बायोपायरेसी होता है। तो बायोपायरेसी में क्या होगा? जैसे मोबाइल तो एक निर्जीव है, जैव संपदा, वो संपदा कैसी है? जैव संपदा है, लिविंग है, कोई जंतु है, कोई एनिमल है, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई पौधा है। तो क्या है? किसी दूसरे देश की जैव संपदा पर अपना अधिकार बनाना या उनका शोषण करना, मतलब गलत तरीके से उपयोग कर लेना, ठीक है। क्या करना? गलत तरीके से उपयोग करना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है फ्रेंड्स। समझ में आया? तो यही क्या होता है? बायोपायरेसी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे बासमती चावल आप लोग जानते हैं, नाम सुना है, बासमती चावल आप जानते हैं कि ये इंडियन ओरिजिन है। ये कैसा प्लांट है? इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। क्या है? ये इंडियन ओरिजिन है। इंडिया में कई सदियों पहले से क्या की जाती है? बासमती चावल, ठीक है, या बासमती राइस क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है या पैदा की जाती है। लेकिन क्या है कि एक कंपनी, कौन सी कंपनी? राइसटेक। राइसटेक कंपनी का दावा है कि हमने क्या किया है? बासमती चावल को क्या किया है? विकसित किया है। ये हमारे द्वारा डेवलप की गई है। किस कंपनी का दावा है? राइसटेक। लेकिन ऐसा नहीं है, इसने दावा तो किया है, लेकिन क्या है? बासमती चावल क्या है? इंडियन ओरिजिन है। बहुत पहले से ही, सदियों पहले से ही क्या किया जाता है? बासमती चावल क्या किया जाता है? इंडिया में उत्पन्न किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये क्या है? एक बायोपायरेसी है, ठीक है। इसने अपना अधिकार बनाया जबकि इसका अधिकार नहीं है इस पर। इसी तरह से और भी कंट्रीज़ करती हैं, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, ये सारे क्या करते हैं? इस तरह से
जो भी विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, जो भी अभी विकासशील देश हैं, जो कम विकसित हुए हैं, उनकी जो संपदाएं हैं, जैव संपदाएं हैं, उनका वो शोषण करते हैं या उन पे अपना अधिकार बना लेते हैं। ठीक है, उनसे बेनिफिट क्यों क्या होता है, उनको फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तभी ना आप ऐसा काम करेंगे। अगर हमको घाटा होगा तो ऐसा काम करेंगे, नहीं करेंगे कभी भी नहीं। आप चाहेंगे कि हमारा घाटा हो, कोई नहीं चाहेगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, देखिए अधिकार बताने से। देखिए अगर मान लीजिए कोई पौधा है जैसे नीम है, ठीक है, या तुलसी है, जैसे मेडिसिनल प्लांट हैं। ठीक है, क्या है, मेडिसिनल प्लांट हैं, तो मेडिसिनल प्लांट का एग्जांपल देना बेस्ट है। ठीक है, नीम है या तुलसी है, मान लीजिए कि इंडिया ने, ये नीम इंडिया की ओरिजिन है, ठीक है, या तुलसी इंडिया की ओरिजिन है। ठीक है, तो अब मान लीजिए क्या किया जाए कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, इस पे अपना अधिकार बना दिया। क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं ये हमारा यहाँ का प्लांट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इस पे अपना अधिकार बनाया, चलिए कि हमारा ये हमारे यहाँ का ओरिजिन है, ये हमारे यहाँ का प्लांट है। तो जब इसका पेटेंट ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएगा कि हाँ ये ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है, इसका पेटेंट मतलब अधिकार किसको मिल गया, ऑस्ट्रेलिया को मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कंट्री, कोई भी देश या कोई भी कंपनी जब क्या करेगी, नीम से या तुलसी से औद्योगिक स्तर पे, बड़े स्तर पर कोई भी औषधि या उत्पाद बनाएगी। ठीक है, किस पौधे से, नीम के पौधे से या तुलसी के पौधे से क्या करेगी, या कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, क्या बनाती है, औषधि बनाती है, या क्या बना रही है, कोई भी उत्पाद बना रही है। ठीक है, कुछ कोई दवा है या कोई प्रोटीन है, कुछ भी है, समथिंग बना रही है, मान लीजिए औषधि है या कोई उत्पाद है। तो अब जब ये बनाएगी तो इसको कंपनी क्या करेगी, बेचेगी, इस उत्पाद को, औषधि को क्या करेगी, मार्केट में बेचेगी। तो जब बेचेगी तो उससे पैसा मिलेगा, पैसा आएगा। तो जिसका अधिकार है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है इस पे, तो क्या होगा, इस सेलिंग से जो भी टैक्स, इस पे टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, जो भी टैक्स लगाए जाते हैं दवा पे, तो इस टैक्स का परसेंटेज किसको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा। ठीक है, तो उस पौधे पे, उस एनिमल पे जिस कंट्री का क्या होता है, पेटेंट होता है, अर्थात अधिकार होता है, उसको क्या मिलता है, उससे जो भी, उस पौधे से जो भी दवाएं बन रही हैं, बेची जा रही हैं, उस पर जो टैक्स लगेगा, उसका टैक्स का परसेंटेज किसको मिलेगा, उस कंट्री को मिलेगा जिसका क्या है, उस पे अधिकार है फ्रेंड्स। इसीलिए क्या करते हैं, जो भी विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, ऐसी संपदाओं पे अपना क्या करते हैं, अधिकार बनाते हैं या बायोपायरेसी करते हैं। ठीक है, मतलब गलत तरीके से, जबकि उनका है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा है। क्यों, क्योंकि उनको बेनिफिट होने वाला है, पैसे मिलने वाले हैं, टैक्स मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्या होता है, बायोपायरेसी होता है। समझ में आ गया। तो ठीक है, आज यहाँ तक डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है क्वेश्चंस, जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जिसमें मैंने बताया, और जीन थेरेपी है। ठीक है, और बायोपायरेसी भी कभी कभी क्या किया जाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसके साथ आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया इस लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आया है और तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में।